ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 चैप्टर 2 का, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ आप लोग को। पिछली बार हमने पढ़ा था समीकरण निकाय के अनंतता अनेक हल होने के लिए हम लोग कंडीशन के हिसाब से के की वैल्यू निकाली थी। आज भी हमको के की वैल्यू निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। देखते हैं कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पर मानक समीकरण से तुलना करेंगे और यहाँ पर सबकी वैल्यू निकालेंगे आपके कॉन्स्टेंट की। ठीक है। फर्स्ट समीकरण और इसका फर्स्ट a1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, b1 की वैल्यू k और c1 की वैल्यू -7। ये इस पक्ष में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देन a2 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू b2 की वैल्यू -5, क्योंकि यहाँ देखो प्लस साइन है ना, तो यहाँ पे जो भी माइनस आएगा साइन के साथ लेना पड़ेगा हमको। एंड c2 की वैल्यू -1। ठीक है। अब हमको यहाँ पे अनंतता अनेक हल होने के प्रतिबंध के लिए आपको k का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होने के लिए प्रतिबंध कौन सा है। ठीक है। अनंततः अनेक हल होने के लिए प्रतिबंध क्या प्रतिबंध होता है? a1/a2, ठीक है, b1/b2 = c1/c2। यहाँ पे मान रख देते हैं 3/2 k/-5 एंड -7/-7। ठीक, माइनस कैंसिल हो गया। 3/2 k/-5 और 7/1। ठीक है। अब इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें सब जगह k था, यहाँ पर भी k था और यहाँ पर भी k था, तो उससे हमको कोई मतलब हमने चेक कर लिया अनुपातों को लेके मान हमको इक्वल मिल गया। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है? यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यहाँ पे बस k है और यहाँ पे आपका पूरा नंबर्स है। ठीक है। और क्वेश्चन अनंतता अनेक हल होने में क्या होता है कि इक्वल होते हैं, अनुपात इक्वल होते हैं। तो देखो ये इक्वल हो सकता है 3/2 k/5 के इक्वल हो सकता है। कैसे? अनुपात इक्वल होना चाहिए ना। तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या हो सकती है जिसको काटने पे हमको, या है ना, यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या हो सकती है तो काटने पे ऐसे अनुपात मिल जाए। यहाँ पे हमको नहीं पता, यहाँ कुछ भी आएगा संख्या, देन काटने में हमको 3/2 मिल जाए बाई चांस। ठीक है। लेकिन ये वाला अनुपात देखो 3/2 7/1, क्योंकि तो पूरा नंबर दे दिया। यहाँ तो कोई ऐसा चर है ही नहीं जो अभी मिसिंग है, अभी हमको पता नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई चर आएगा तो ये अनुपात इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ तो क्लियर नंबर है। तो क्या 3/2 7/1 के इक्वल हो सकता है कभी? नहीं ना। ये तो पूरी डिफरेंस नंबर है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और ये बोल रहा है कि आपस में इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या लिखना पड़ेगा? 3/2 = 7/1। ठीक है। ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो k का मान यहाँ पे हमको ज्ञात ही नहीं होगा। ठीक है। k का मान आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्योंकि कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना अनंत अनेक हल वाली। ठीक है। तो k का मान आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अतः ऐसे लिख देना, k का कोई भी मान यहाँ पे संभव नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि ये क्वेश्चन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा इस कंडीशन को। ठीक है। तो इसमें ऐसा भी लिखना है। कभी आप लोग देख लेना, अगर k दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस कंडीशन में, सब जगह k है ना, तो उस कंडीशन में आप तुलना कीजिए और मान निकालिए। लेकिन यहाँ पर तो सीधे से नंबर है ना, और नॉट इक्वल है, तो आगे हमको सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि हम अनुपात रख के सॉल्व करेंगे ना तो नंबर्स k की वैल्यू अलग अलग आएगी, और उस कंडीशन में तो हम k की वैल्यू को मानेंगे नहीं। तो आपको मेहनत नहीं करनी, यहीं पे ऐसे करके लिख देना है। ठीक है।
ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन हैं सेकंड और थर्ड इसके जो भी है ना, उसको आप लोग बना के देखना, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग पूछ सकते हो। देन हम लोग आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 वो छोटा सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि आपको यदि x बराबर 2 और y बराबर 4 हो, ठीक है, तो आपको समीकरण दिया है 7x माइनस 4y इज इक्वल टू p दिया। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, p का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? p का मान। तो हम लोग रख देते हैं मान। देखो x बराबर 2 दिया है, y बराबर 4 दिया, छोटे बच्चों जैसा क्वेश्चन है ना। आपको क्या रखना है, सिर्फ मान रखना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। ठीक है, तो समीकरण लिख देते हैं हम लोग सबसे पहले। समीकरण में x बराबर 2 और y बराबर 4 रखने पर मैं x बराबर क्या रखूंगी, 2 और y बराबर 4, तो 7 और ये 2 यहाँ पे 4। ठीक है, इज इक्वल टू p 14 16 क्या हो जाएगा, -2। तो p की वैल्यू मिल गई आपको -2, है ना। तो इस तरह से हमको मान मिल गया। देन आगे एक और क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन, उसमें भी यही बोला है। उसमें क्या बोला है, ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि k का मान ज्ञात कीजिए यदि जो समीकरण निकाय है ना, जो सरल रेखा दिया है यहाँ पे, सरल रेखा का समीकरण, यदि सरल रेखा 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 9 बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरती है। ठीक है, ठीक है, इस कंडीशन में हमको ना k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरती है, मतलब ये जो बिंदु के निर्देशांक होंगे, फर्स्ट वाला क्या होता है x और सेकंड वाला क्या होता है y निर्देशांक होता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम कि समीकरण लिख लेते हैं सबसे पहले। सरल रेखा का समीकरण, क्या दिया है, 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 9, है ना। आपको बिंदु क्या दिया है, 1 माइनस 1 से गुजरती है, तो बिंदु में ये x निर्देशांक होता है और ये y निर्देशांक होता है, अतः x की वैल्यू क्या होगी 1 और y की वैल्यू क्या होगी -1। ठीक है, अब हमने सरल जो बिंदु दिया था उससे x और y की वैल्यू को लिख लिया यहाँ पे, और ये आपका सरल रेखा का समीकरण है। आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, x बराबर 1 और y बराबर -1 रखने पर। ठीक है, अब मैं रख देती हूँ यहाँ पे 2 इंटू 1 एंड y माइनस के है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 2 की टेबल है ना, 2 एकम 2, माइनस 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 क्या हो जाता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ मैं प्लस लिख दूंगी, k इज इक्वल टू 9। k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो भी इसके साथ है उसको उधर भेज दो। तो +2 है यहाँ पर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, है ना। तो k इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो k की वैल्यू हमको क्या मिल गई 7। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इस तरह से मान निकालना, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन बचा इस चैप्टर का। ठीक है, उसको समझ लेते हैं। एक क्लियर है, इसमें रिपीट करने जैसा कुछ नहीं है ना। आप x और y की वैल्यू को पुट करेंगे और इक्वेशन में मान रख के आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बचा इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं, जांचिए कि निम्न
समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है। या कोई हल नहीं रखता और या अनंत अनेक हल रखता है। यदि समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है तो एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो कि हमारा समीकरण निकाय आपको दिया गया है 4x + 7y = 18, 2x + y = 4। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको देखना है, पहले चेक करने बोला है कि कौन सा हल रखता है। देन अगर अद्वितीय होगा तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चेक करने का हमारे पास तरीका है ना। आपको पता है a1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 4, b1 की वैल्यू क्या होगी 7 एंड c1 की वैल्यू क्या होगी -18। ठीक है, a2 की वैल्यू 2 एंड b2 की वैल्यू 1 एंड c2 की वैल्यू -4। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि चेक करो पहले तो मैं लिख देती हूँ a1/a2, b1/b2, c1/c2। अभी मैंने इक्वल लिखा है, जैसा कंडीशन बनेगी वैसे रखेंगे। 4/2, 7/1 एंड -18/-4। ठीक है, अब फर्स्ट वाला लिख लेते हैं। क्या 4/2 कभी भी 7/1 का इक्वल हो सकता है? नहीं ना, कभी इक्वल नहीं हो सकता है आपस में, है ना। यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है, कभी भी यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर उसमें काटती हूँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 1/2 1/7, 2 नॉट इक्वल टू 7 ना, तो इसका मतलब ये क्या रखता है, अद्वितीय हल रखता है। ठीक है, इसका हमको नहीं पता, ये भी एक अनइक्वल है ना। तो अद्वितीय हल के लिए हमको तो आगे देखना ही नहीं है ना, यहीं पे हमको समझ में आ गया अद्वितीय हल मतलब ये नॉट इक्वल है, हमको आगे से को मतलब नहीं। ठीक है, तो ये आपकी आगे कंडीशन अद्वितीय हल वाली। अतः हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको तीसरी विधि बताती हूँ। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, प्रतिस्थापन पढ़ा है ना, विलोपन पढ़ा। अब हम यहाँ पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, तो वज्र गुणनखंड विधि से मैं क्या करूँगी, अभी समीकरण निकाय को हल करूँगी। ठीक है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि बहुत इजी है। आपको क्या करना है, इसके नंबर्स लिखने हैं, डिजिट्स। ओके, तो ये आपका 4/2 7, 4 2 7 और 1 और ठीक है -18 और 4। अभी रुक जाओ। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर ना, सबसे पहले हमको x फर्स्ट लाइन को लेनी है ना, तो हम बाकी की 2 लाइन लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको फर्स्ट को छुपाना है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है ये, तो आपको सबसे पहले इसके डिजिट लिखने हैं। कैसे लिखोगे, फर्स्ट को नहीं लोगे, पहले 2 और 3 लिखोगे, फिर 3 और 1, देन आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 7/1, 7 और 1 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -18 एंड -4। ठीक है, पहले हम इसको छुपाया। ठीक है, 4 7 1 लिखा, ये लिखा, देन इसी को लिखना था और फिर ये लिखना था हमको, तो इसको रिपीट हो जाएगा कि डबल नहीं लिखना है, आपको 4 2 लिखना है, देन फिर आपका 7 1। ठीक है, आपको स्टेप से अनुपात मिलेंगे। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आप समझो कि x के लिए ये है, y के लिए ये दोनों और z के लिए ये दोनों। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, z नहीं मतलब नंबर है वो, c कांस्टेंट के लिए, तो x/। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके चलना है। इसमें हम लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई होता है सबसे पहले, फिर इसका मल्टीप्लाई। पहले इसको लिखेंगे ना, तो इसको करने से पहले बीच में आता है माइनस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 7 × -4
इन दोनों का मल्टीप्लाई क्रॉस, देन बीच में क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है माइनस, देन -18 इंटू 1, बीच में माइनस आएगा फॉर्मूला में, ठीक है माइनस लिखेंगे, देन -18 इंटू 1। अब इन दोनों को लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं y, ये y के लिए है ये वाला, ठीक है। ध्यान रखना कि कन्फ्यूजन होती है इसमें कि ये डबल नहीं लिखना है ना, ये देखो ऐसा है, इसको छुपाया तो ये दोनों लिखना है, फिर इसको छुपाएंगे तो ये दोनों, लेकिन ये पहले से लिखा जा चुका है उसी लाइन पे है, तो उसको डबल नहीं लिख के हम इसको लिखेंगे, देन फिर इसको और इसको, इस तरह से मैंने लिखा है। तो y के लिए देखो कैसे करेंगे हम, ये दोनों हैं, ठीक है y के लिए ये दोनों, तो ये हो जाएगा 18 -18 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन माइनस लिख देंगे, माइनस फॉर्मूला में आपका माइनस लिखेंगे, देन 4 और इंटू 4, तो -4 इंटू 4, ठीक है इस टाइप का, ठीक। देन ये थर्ड वाला अनुपात ये है, तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आपको k लिख देना है ना, कांस्टेंट के लिए k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 -7 इंटू 2, ठीक है माइनस है ना बीच में, इस तरह से, या इसको k लिख सकते हो और k की वैल्यू 1 भी लिख सकते हो, ठीक है क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 7 चौक कितना हो जाता है 28, और यहाँ पे क्या आएगा धन ऋण ऋण, ठीक है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि गुणा के रूप में है, तो ये हो जाएगा +18, ठीक। अब y का लिखते हैं, 18 दूनी कितना हो जाता है 36, ऋण 36, देन माइनस है बीच में, 4 चौक कितना होगा 16, ऋण 16, ऋण क्या हो जाएगा धन, ठीक है इस टाइप का, और यहाँ पे 1 है, 4 एकम 4 और 7 दूनी 4, ठीक है। अब 28 में 18 गया, -10 आएगा, ठीक है क्योंकि 28 बड़ी संख्या है और उसका साइन क्या नेगेटिव है, देन 36 में 16 गया, ठीक है -20 आएगा, ठीक है, देन 1 प्लस माइनस तो 14 में 4 गया -10, ठीक है। अब देखो ये x वाला है अनुपात, ये y वाला और ये एक नंबर वाला है, ठीक है। हमको किसकी वैल्यू चाहिए x और y की, तो आपको ध्यान रखना कि एक बार x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x का तुलना इसके साथ करेंगे क्योंकि नंबर वाला है, तो जरिया गुणा करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, फिर इसकी तुलना इसके साथ करेंगे, तीनों आपस में इक्वल है ना, ठीक है। तो तीनों आपस में इक्वल है, हमको मान ज्ञात करना है, इसलिए हम चर वाले की जो तुलना है वो संख्या वाले से कर रहे हैं ताकि हमको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगी, प्रथम और ये तृतीय अनुपात लूँगी, ठीक है। तो मैं ले ली x - 10 इज इक्वल टू 1/-10, ये आपका है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -10x, या क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके आप इसको भेज दो ना, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x में जो भी भाग में रहेगा उसको भेज देना उधर, तो भाग में -10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा में चले गया, ये -10/-10, ठीक, ये ऋण और ऋण कैंसिल, ये हो जाएगा कट जाएगा सब, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, मिल गई ना। देन हम क्या करेंगे, द्वितीय और तृतीय अनुपातों की तुलना करने पर, y 1 - 20 1/-10, ठीक है। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके साथ जो भाग में था उसको हमने उधर भेज दिया, ये गुणा में चला गया, ठीक है। यहाँ पे पहले से -10 है, 10 और ये हो गया 2 टाइम्स में चला गया, तो y की वैल्यू हमको मिल गई 2, ठीक है। इस तरह से हमको x और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आप सबसे पहले जो भी आपको कांस्टेंट दिया रहेगा उसको लिख लेना, ठीक है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 चेक करने के लिए कि ये कौन सा हल प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो मैंने लिखा, तो मुझे फर्स्ट कंडीशन में अनइक्वल मिल गया, तो मैंने बाकी को हटा दिया यहाँ से, क्योंकि यही ज़रूरी है अद्वितीय हल होने की कंडीशन के लिए। जब हमको अद्वितीय हल मिलता है तो उस कंडीशन में हमें x और y की एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, तो हमको x और y की एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करना है,
ठीक है। तो प्रतिस्थापन विलोपन हमने पढ़ा, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ वज्र गुणनखंड विधि। इसमें क्या करना है, आपको कांस्टेंट को लिखना है। पहली लाइन नहीं लिखनी है सबसे पहले, तो क्योंकि x की वैल्यू के लिए नहीं लिखते हैं फर्स्ट, इन दोनों से निकलता है x की वैल्यू, तो 7 और 1 लिख दिया, -18 और 4 लिख दिया। ठीक है, अब हमको इसका मान निकालना है y का। ठीक है, तो y के लिए हम क्या करते हैं, y वाले को नहीं लिखना है, इसको लिखना है और इसको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे है ना डबल नहीं करना है आपको, अगर उसी सीरीज में आ रहा है तो इसको लिखना था फिर इसको लिखना था, तो ये तो पहले से लिखा हुआ है ना, तो मैं इसी के साथ किसको ले रही हूँ, 4 2 यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, देन आपको ये नहीं लिखना है कांस्टेंट के लिए, है ना, कांस्टेंट के केस में सी वाले में, तो ये नहीं लिखना है, तो आपको ये दोनों लिखना है, तो लाइन से मैंने लिख दिया 4 2 7 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है सबके बीच में, सबसे पहले हम लिखेंगे x। ठीक है, तो x लिखो और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, बीच में हमेशा साइन आएगा माइनस का। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया जमा के, है ना, इसको भी बीच में साइन माइनस, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन हुई तो हमको मिल गया ये, देन उसको घटाया तो हमको ये मिला ये। अब पहले और तीसरे अनुपात की तुलना की और उसके बाद हमने क्या किया, मान निकल गया यहाँ पे हमको x का वैल्यू, और इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो y की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आज हमारा चैप्टर 2 खत्म हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को चैप्टर 2 में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो और मैंने कुछ समझाया आपको समझ में ना आया हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और इसके बाद हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।